ठीक है, तो जो बुक हम अपने सिलेबस में स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली ग्रुप थ्योरी वाला जो आपका सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप थ्योरी। बट ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले हम नंबर थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है और काफ़ी जगह आपके जो है क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से जैम में भी मिल जाएंगे। अगर CSIR नेट की बात करें तो वहाँ पर भी आपको नंबर थ्योरी से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं यहाँ से डायरेक्टली, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं जो आप आसान मतलब बहुत ईजिली वहाँ से कर सकते हो अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर नहीं है, शायद 4 या 5 लेक्चर में अपना नंबर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, और अगर थोड़ी लंबी क्लास हो गई तो हो सकता है और जल्दी हो जाए। ठीक है, ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है। 2-4 चीज़ें जो हमारे रिलेटेड है, हमारे जो आगे ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में सिर्फ हम पढ़ेंगे। वैसे तो नंबर थ्योरी बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत बड़ा जो पोर्शन है, क्योंकि इस पे जो कई सारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस पे काम किया था, और अपने जो इंडियन मैथमेटिशियन थे रामानुजन, उनका भी जो मेनली जो काम था वो पूरा नंबर थ्योरी के ऊपर ही था। ठीक है, तो बहुत सारे हम जैसे इसमें आप पढ़ने लगोगे तो पता चलेगा, क्रोनेकर हो गया अपने पास, ठीक है, यूक्लिड हो गया, रामानुजन हो गया, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नंबर थ्योरी पे एक अच्छा खासा काम किया है, और बहुत बड़ा इसका जो है डोमेन अपने पास आ जाता है। बट हमें सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ें जो हमारे मैथमेटिक्स में मतलब हमारे जो इस सिलेबस में है या हमारे काम आ रही है एग्जाम में ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो सिर्फ वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भाई ये सारी चीज़ें हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। MSc मैथमेटिक्स करने से बेनिफिट होगा या नहीं, ओबियसली सी बात है बेनिफिट होगा ही, इसलिए हम कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें। ठीक है, अगर बात करें तो नंबर थ्योरी में हम तो मेनली हम पढ़ते हैं इसमें नेचुरल नंबर्स के बारे में, या फिर अपन कहें कि पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। मेनली हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं जो अपने पास प्राकृतिक रूप से हम कह सकते हैं कि हमें मिली है। क्रोनेकर ने कहा भी था इनके लिए। ठीक है, क्या कहा था क्रोनेकर ने कि गॉड क्रिएटेड नेचुरल नंबर्स, कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सिर्फ भगवान ने बनाए हैं, बाकी जो सारा काम है वो इंसानों का है। बाकी जो खुरापात इन नेचुरल नंबर्स के साथ हमने की है वो सारी की सारी इंसानों की है। एंड ऑल द रेस्ट इज वर्क ऑफ मैन। और ये कोई ऐसे मतलब बहुत ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि एक इतने बड़े मैथमेटिशियन ने ऐसे ही कह दिया कि ठीक है भगवान ने नेचुरल, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के बारे में कोई एग्जैक्ट है ही नहीं। जब से हम मतलब ये सिविलाइजेशन है अपनी, तब से हम नेचुरल नंबर्स के बारे में चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका जो आपको मिल जाएगा। अगर बेबीलोन वाली जो सभ्यताएं थी वहां पर भी आप देखोगे, क्योंकि ये जैसे 3, 4, 5 आपने पढ़ा होगा एक ट्रायल। ठीक है, ये ट्रायल किस चीज में काम में आता है आपको छोटे छोटे बच्चे 5th 6th क्लास के आजकल पता चल जाते कि सर ये तो राइट एंगल की साइड से। ठीक है, तो अब राइट एंगल आज की डेट में आपके पास बहुत सारे कंपास वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई कि आप राइट एंगल बना सकते हो 90 डिग्री। पहले ये चीजें तो थी नहीं, है ना, तब भी। लेकिन आप देखोगे जो पिरामिड वगैरह थे उन पे बहुत सारी चीजें ऐसी आपको मिल जाएंगी कि वहां पर एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाया जाता था। तो कैसे बनाते थे, कुछ ना कुछ तो वो भी करते ही होंगे। ठीक है, तो अब कई सारी चीजें हैं हमें साथ साथ मिलते जाते हैं। अब उसमें ये था कि कोई रस्सी आपके पास दी हुई है, इसको टोटल 12 बराबर जो है हिस्सों पर यहाँ पर कुछ कट लगा दिया या पत्थर बांध दिया है, जो भी है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इक्वल स्पेस पे 12 जगह पर हमने हम इसको क्या कर दिया, कुछ पत्थर लगा दिए या कुछ लकड़ी सी बांध दी या गांठ बना दी, कुछ भी कर दिया। एक बराबर रस्सी थी, बराबर इसे 12 पार्ट हमने इसके कर लिया। अब इसको मान लो आपने एक ये फिक्स कर लिया, यहां से एक तीसरे वाले को, ठीक है,
एक फोर्थ, 1 2 3 फोर्थ ये, और बीच में एक आ जाएंगे 5। इनको पकड़कर जब बिल्कुल टाइट आप खींचोगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप अपने घर पे बना के देख लेना। क्यों? क्योंकि सर ऐसे होगा कि ये जो 3 है, ऐसे आप खींचोगे इसको तो कोई ना कोई एक तो ये 3 हो जाएगा, बिल्कुल टाइट आपको खींचना है, ये एक 4 हो जाएगा, एक आपके पास 5 बन जाएगा। अब ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं, आप इधर वाला 3 ले सकते हो, इधर वाला 4 ले सकते हो, कैसे भी खींचो, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन जाएगा। एक थर्ड वाले को पकड़ लेना, एक फिफ्थ वाले, मतलब बीच में एक में 4 गैप, एक में 3 गैप, एक में 2 का गैप हम दे देंगे। तो कुछ ना कुछ तरीका उनके पास पहले भी रहा होगा, बहुत सारी चीजें, पिरामिड वगैरह बने हुए और भी चीजें। तो इसलिए कहा जाता है कि जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास जो है गॉड ने क्रिएट किया या भगवान अपने पास स्टार्टिंग से है। जीरो के बारे में बहुत सारे डिस्कशन होते हैं कि जीरो किसने दिया, बाकी किसने खोज की, बट नेचुरल नंबर के लिए तो नहीं होता ना। नेचुरल नंबर तो ये मानते हैं कि भाई जब से नेचर है तब से नेचुरल नंबर आपके पास जो है मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई, इनसे हमारा सिलेबस से भी खैर कोई रिलेशन नहीं है, मैंने सिंपली आपको बता दिया। अब एक जो चीज है, अब लिखना स्टार्ट करेंगे, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। इसके बारे में हम चाहे या ना चाहे लेकिन नंबर थ्योरी में कहीं ना कहीं पढ़ते जरूर है, और नहीं भी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, नोट कर लेंगे साथ के साथ। ठीक है, ये जो क्लास है, ये 3 4 5 क्लास जो भी होंगी नंबर थ्योरी की, IIT जैम, CSIR नेट और कई सारी जगह नंबर थ्योरी BSc में भी है, तो सभी के लिए यूजफुल है। चाहे आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, CSI, मेनली तो मैं IIT जैम पे फोकस करूंगा, BHU DU अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज है उनका MSc एंट्रेंस की आप तैयारी करते हैं तो उनमें भी आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, और मैं बीच बीच में क्वेश्चन आपको करवाऊंगा भी, ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं कि ये BHU में आया हुआ है, ये CSR नेट में आया हुआ है, IIT जैम में आया हुआ है, उनमें क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बीच बीच में। ठीक है, तो साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई भी डाउट हो उसी टाइम पूछ लेंगे। ठीक है, लिखें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, एवरी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट आपके पास होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ए, या सेट ए भी कह सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या ऐसे कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि आपने कोई सेट लिया, सेट लेने का मतलब है कि आपने, हम हालांकि सेट वगैरह के बारे में जो डेफिनेशंस वगैरह वो हम थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे, नंबर थ्योरी के बाद में वो सारी चीजें वापस से मैं अच्छे से करवाऊंगा, बट अभी क्योंकि सेट का जिक्र आया तो हम छोटा सा समझ लेते हैं। सेट का मतलब ये है कि आपके पास कुछ नंबर्स या कुछ कलेक्शन दिया हुआ है, कोई भी डाटा आपके पास दिया हुआ है, तो उस डाटा में से आप एक ऐसा रूल डिफाइन कर दिया, एक ऐसी मतलब कंडीशन लगा दें कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो जो है एलिमेंट है सेट में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। किसी भी एलिमेंट के लिए हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि यार आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, यानी आप सिलेक्ट कर रहे हो तब भी वही कंडीशन आनी चाहिए, दूसरा कोई सिलेक्ट कर रहा है तब भी वही कंडीशन आनी चाहिए। नॉर्मली सेट के बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 11th 12th क्लासेस से बचपन ही हो गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको आती हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ positive integers contains a smallest element। इसको कहते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। अब बताओ इसमें क्या ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता थी? हो सकता है आपको ये लाइन नहीं समझ में आई हो, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर ने ये क्या लिखवा दिया। अब मैं समझाता हूं तो आप कहोगे कि तो ऑब्वियसली सी बात है, आपके पास कोई नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, उनमें से कुछ उठाया आपने, एक सेट बना दिया, तो उनमें से कोई ना कोई एक क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ये स्टेटमेंट कह रहा है, पढ़ो वापिस से। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई अगर नॉन एम्प्टी सबसेट यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हमें एक जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट उनमें से मिलेगा कि ये सबसे छोटा है। जैसे आपने मान लो 2 3 4 ले लिया तो 2 आपका सबसे स्मॉलेस्ट हो गया,
या आपने 9, 10, 11, 12, 13 कुछ भी ले लिया, तो सबसे छोटा आप बता सकते हो ना कि ये वाला सबसे छोटा है। इसी चीज को हम कहते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, यानी कि एक ऑर्डर अपने पास यहां पर हो जाता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए कंटेन्स एन एलिमेंट that is A contains an element n such that कि A जो सेट A है आपने लिया था, वो एक ऐसा एलिमेंट n कंटेन करेगा, यानी उसके अंदर हमें एक एलिमेंट n मिलेगा कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे क्या होगा, वो छोटा या फिर बराबर होगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू A, सॉरी x बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। ये हमारा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, बहुत ऑब्वियसली सी बात है, आपने पढ़ भी रखा होगा, फिर भी एक बार नोट्स में लिख लेंगे, क्योंकि नोट्स जब बाद में उठाते हैं तो लगना चाहिए कि हाँ क्लास, हमने इतनी लंबी क्लास ली तो कुछ ना कुछ हमने वहां से सीखा है, कुछ नई चीज हमने वहां से सीखी है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई हो तो साथ के साथ मुझे जो है बता देना। ये कई बार ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हो गया, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हो गई, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ ली जाती हैं ऐसी चीजें कि बताओ वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। आप कह रहे हो कि सर मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, तो वो कहेगा ठीक है, आप सबसे पहले वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बता दीजिए, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी बता दीजिए, ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, मतलब बहुत छोटी चीजें हैं ये। तो कई बार क्या है कि छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं टाइम के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ी नहीं है, पर भूल जाते हैं। सेकंड, इसी में एक होती है अपने पास आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, जिन प्रॉपर्टीज के प्रूफ वगैरह जरूरत होगी वो मैं आपको करवा दूंगा। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ स्टेटमेंट हमें नोट करना है और एक बार पढ़ लेना है, अगर कहीं काम में आएगा तो हम उसको काम में ले लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह जहां भी काम में आता है वहां पर हम उसको काम में ले लेंगे। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, for any 2 positive integers A and B, there exist a positive integer n such that there exist a positive integer n such that na greater than equals to b, na greater than equals to b। पढ़ के देखो स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है, कौन सी इतनी बड़ी बात कह दी इसने। पढ़ोगे समझोगे तो पता चलेगा कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको हम बोलते हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। क्या है सर, क्या कह रहा है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले लो। ये ले लिए सर मैंने 2 और 9 ले लिया, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर, एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा और मिलेगा कि उसको मैं इस ए से मल्टीप्लाई करूं तो या तो इस बी के बराबर हो जाएगा या फिर इससे बड़ा चला जाएगा। कैसे सर, मान लो 1 से किया तो 2 आ रहा है, 2 से किया तो 4, 3 से किया तो 6, 4 से किया तो 8 और 5 से किया तो 10। तो जैसे ही आपने 5 से मल्टीप्लाई किया यानी 10 क्या हो गया, ग्रेटर देन 9, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बड़ी इजी सी बात है, आपने लिखा सर 9 और 12 लिख दिया सर मैंने,
ठीक है, तो इसको जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इससे बड़ा हो गया, या हो सकता है आपने मान लो 6 और 12 लिखा होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर हो गया। कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई दो पॉजिटिव नेचुरल या इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर तो ओबियसली सी बात है पॉजिटिव हो जाएंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी है, तो हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n मिलेगा कि उस n को मैं जैसे ही मल्टीप्लाई a से करवाऊंगा तो या तो वो b से बड़ा हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा, और इसी चीज को आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, नंबर थ्योरी की बुक में अपने पास आती है डिविजिबिलिटी थ्योरी, जिसमें पूरा डिवीजन का खेल चलता है, भाग का खेल। अब भाग तो आपने खूब दिए बचपन में, अब वही भाग आपके यहाँ पे एग्जाम्स में आ जाते हैं, आने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से अब उसको पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, a non-zero integer t is divisor a non-zero integer t is a divisor of an integer s is a divisor of an integer s। क्या कह रहा है कि कोई एक अपने पास जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से हम डिवाइड नहीं देते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, ये तो आप काफी टाइम से पढ़ते हुए आओगे, जीरो से डिवाइड नहीं करना। तो कोई नॉन जीरो इंटीजर t है, वो एक नंबर s, कोई दूसरा अपने पास इंटीजर है s है, उसका क्या कहलाएगा, जो है डिवाइजर कहलाएगा। कब, इफ देयर एग्जिस्ट को आगे हम इस तरह से भी लिखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते हुए जाएंगे तो हम शॉर्ट सिंबल्स का यूज ज्यादा करने लग जाएंगे, वो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी जब साथ साथ आप करोगे। तो देयर इज एन इंटीजर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ये हो गया, क्या लिखा, मतलब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, tu, इफ देयर इज एन इंटीजर u such that, if there is an integer u such that, इस तरह से अगर हम उसको लिख सकते हैं तब हम कहेंगे कि ये t जो है वो s का डिवाइजर है। कैसे, जैसे आप लिखते हो सर 6 को 2 into 3, तो ये आपका क्या हो गया, s हो गया, ये t हो गया और ये आपका u हो गया। ये ऐसे कह सकते हो सर ये u हो गया, ये t हो गया, बात वही हुई। तो आपका जो t है वो क्या कहलाता है, डिवाइजर। इसका 6 जो है, ये सॉरी 2 जो है वो 6 का डिवाइजर है अपने पास, या 3 की बात करें 3 भी 6 का क्या है, डिवाइजर, यानी ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिदम में इसको ऐसे हम लिखेंगे। अभी डिवीजन एल्गोरिदम, उसमें यूक्लिड वाला जो आता है वो अपने बहुत काम आता है। आगे जब हम जीसीडी वगैरह निकालेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा वो काम में आती है वो चीज। कैसे लिखते हैं, इन दिस केस वी राइट, तो इस केस में हम क्या लिखते हैं कि t डिवाइड्स s, ये जो बीच में सीधी डंडी लगी हुई है, मोस्टली जब आप बुक में पढ़ोगे, किसी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे, तो इस तरह से वो आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पर। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये जो पहले वाला नंबर है ये दूसरे को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये इसका जो है मीनिंग होता है। कैसे पढ़ते हैं इसको, रीड एज, इस चीज को कैसे पढ़ा जाता है, t डिवाइड्स s, t डिवाइड्स s, ये जो चीज है इसको कैसे पढ़ा जाता है, t डिवाइड्स s। अगर डिवीजर नहीं है, when t is not a divisor of s,
देन वी राइट, तो फिर कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं है, टी और ये जो डंडी थी डिवाइड वाली उसको थोड़ा सा कट कर देंगे। इसका मतलब है टी जो है इसको डिवाइड नहीं करता है। अब आप कहोगे कि सर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनका क्या लेना देना आईआईटी जैम से। बिल्कुल सही बात है, लेना देना नहीं है, बट कई बार आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे जब सिंबल लिखा हुआ आता है ना तो माइंड कहीं का कहीं चल रहा होता है और ये तक समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि टी एस को डिवाइड कर रहा है, एस टी को डिवाइड कर रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। जो भी चीज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, एक एक स्टेटमेंट, एक एक चीज, वो कहीं ना कहीं मैं आपको जो क्वेश्चन जो आपके अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं वहां पर मैं यूज करके दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो यहाँ पर काम में अपने आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, टाइम बिल्कुल भी, मुझे भी पता है, मेरा भी टाइम कीमती है, आप लोगों का भी टाइम कीमती है, तो मैं टाइम वेस्ट करने तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं खड़ा हूं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि सर ये छोटी छोटी चीजें नहीं लिखना है, छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, सारा करना है, जो भी लिखवा रहा हूं सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम नेक्स्ट लिखेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम। स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, हो सकता है कोई जो है इतनी अच्छी मेरी इंग्लिश नहीं है तो कुछ गलत भी हो सकता है ना, स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लिया करो। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम में लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू जेड। ये जो जेड मैं डिनोट कर रहा हूं, ये किसके लिए डिनोट कर रहा हूं, इस तरह से, ये अपने इंटीजर्स वाला जो सेट है उसके लिए डिनोट करते हैं। फिर सर इसको तो आई लिख सकते थे, जेड क्यों लिख रहे हैं, ये जो वर्ड लिया गया है वो जहलन वर्ड से लिया गया है और ये शायद ग्रीक में है, इसका मतलब भी इंटीजर्स ही होता है। वहां पर ये जो वर्ड है इसका मतलब भी इंटीजर्स ही होता है, वहां से जेड जो है लिया गया अपना। कोमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी ग्रेटर देन 0। बी आपका पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट। ये एक दो बार लिखवा देता हूं, देयर एग्जिस्ट, बाद में आपको डायरेक्टली ये सिंबल लिखूंगा और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट का मतलब कि यहां हमें एक नंबर मिलेगा, जिस भी चीज इसके बाद में जो भी लिखा हुआ है कि वो मिलेगा एक। ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक पी एंड क्यू यूनिक का मतलब अद्वितीय, यानी कि एक। ठीक है, अलग ये नहीं है कि एक से ज्यादा अपने को मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा। यूनिक पी एंड क्यू, या इसको आप क्योंकि नॉर्मली क्वोशेंट और रिमाइंडर लिखते हो तो क्यू एंड आर लिख लो, वो ज्यादा सही रहेगा। यूनिक क्यू एंड आर। ठीक है, क्यू क्वोशेंट के लिए हो जाएगा, आर आपका रिमाइंडर के लिए हो जाएगा। यूनिक क्यू एंड आर कहां पर मिलेंगे, वो भी इंटीजर्स वाले सेट में मिलेंगे, इन जेड। साथ में एक प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेंगे विद द प्रॉपर्टी दैट इस ए को हम बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर वेयर क्यू इज कोल्ड क्वोशेंट, भाजक भाज्य, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी थी वही सारी चीजें हैं। एंड जो आर है, आर के साथ एक कंडीशन और होगी, ये 0 से 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है।
ठीक है, लेकिन ये b से क्या होगा, छोटा ही होगा, b से क्या होगा, छोटा ही होगा, बराबर भी नहीं होगा, इज कॉल्ड रिमाइंडर। इज कॉल्ड रिमाइंडर। यहां से आपकी काम की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस तरह से हम नंबर को लिखते हैं। कैसे सर, जैसे आपके पास मान लो ये 10 है और ये 3 है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो मैं इस 10 को BQ यानी 3Q प्लस R की फॉर्मेट में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? मुझे क्या ऐसे Q और R मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे सर। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। यूनिक मिल रहे हैं। कोई दूसरे भी मिलेंगे कैसे? कोई दूसरा इंटीजर भी ऐसा मिलेगा कि जो ऐसे 10 बना दे? नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज आई कहां से? कुछ नहीं था सर, 10 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 बच गया 1, तो ये तो आपका रिमाइंडर है और ये आपका जो क्वोशेंट आप कह रहे हो वो है। बचपन से पढ़ते हैं, उसी चीज को इसने लिखा है कि आपके पास कोई दो इंटीजर है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो ये आपका ये वाला है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, वो आपका 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा आप नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है, जिसको डिवाइड कर रहे हो वो आप नेगेटिव या 0 भी ले सकते हो। यानी कि सर 0 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 3 से, बिल्कुल कर सकते हो भाई, किसी से भी कर सकते हो 0 को। तो जब हमारी बात आएगी कि 0 के किस कौन कौन है जो 0 को डिवाइड करता है, तो सारे के सारे इंटीजर आ जाएंगे, सब के सब खड़े हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। 0 को 0 डिवाइड नहीं करेगा, वो हमारी इंडिटरमिनेट टर्म में आ जाता है। 0 के अलावा सारे आ जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो अपने पास जब जीसीडी वगैरह निकालेंगे तो वहां पर वो चीज बहुत काम में आएगी। ठीक है, ये हो गया। इस चीज में कोई डाउट? नोट कर लेंगे इसको साथ के साथ। कोई भी 2 नंबर लेके देख सकते हो आप। अच्छा, इसी को, ये तो आपकी डिवीजन एल्गोरिदम हो गई। इसी में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट इसी में लिख लेंगे एक्सटेंडेड, या इसी में करवा देता हूं, यहां पे एक वर्ड और जोड़ देंगे, एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिदम। एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिदम। यहां पे कंडीशन हम ग्रेटर देन 0 के नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे? b नॉट इक्वल टू 0। 0 तो नहीं होना चाहिए। जब आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से तो वो 0 तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। डिवीजन एल्गोरिदम में हमने सिर्फ पॉजिटिव लिया था, अब हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को क्या कर लिया? यहां पर कवर कर लिया। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक Q and R such that A equals to BQ plus R। यहां पर कंडीशन जो है B के साथ लग जाएगा मोड B, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात आ गई। तो इस केस में B की जगह हम सिर्फ क्या कर देंगे? मोड B कर देंगे, ये कंडीशन। तो ये थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम को हमने एक्सटेंड कर दिया, उसी चीज को थोड़ा और बढ़ा दिया। कैसे सर? ये दिक्कत क्यों आई? आपने नेगेटिव लिया। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने ले लिया -15, तो A ले लिया और B आपने -4 ले लिया। B आपने क्या ले लिया? -4। कैसे करोगे फाइंड Q एंड R? A इक्वल टू -15 इक्वल टू क्या लिखे हम? B इंटू Q प्लस R
ये नंबर बनना चाहिए -15। कैसे बनाओगे बताओ? इंटू 4 कर लें तो ये तो क्या हो जाएगा -16, लेकिन हमें कितना चाहिए -15, तो +1 कर देते हैं। मिल गए दो? मिले नहीं मिले? तो Q तो आपका क्या मिल गया 4 क्वोशेंट, और रिमाइंडर क्या बच गया आपका 1। जो कंडीशन थी वो ये लिखी हुई थी 0 से बड़ा रिमाइंडर या फिर लेस देन b, मोड b आएगा यहां पर, ठीक है, लेस देन मोड b। क्योंकि अब देखो b तो आपका क्या है -4, तो रिमाइंडर आपका क्या -4 से छोटा है क्या? जो 1 है वो क्या -4 से छोटा है क्या? नहीं है। बट जैसे हम इसके मोड लगा देते हैं तो यानी 4 से तो छोटा ही होगा अपने पास। इसी चीज को एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिदम में लिखा जाता है। अब जो बीएससी वगैरह के बच्चे हैं या वैसे हैं, उनके पास कई सारी इसी जो डिवीजन एल्गोरिदम में छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं कि कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड एक आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। नंबर्स, ठीक है, हिंदी में कर्मागत इसको बोलते हैं। मतलब बता देता हूं मीनिंग, वो जो स्पेलिंग आप देख लेना, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, ठीक है। जैसे आपके 2 3 4 हो गया, इस तरह से है ना। कर्मागत का मतलब है कि एक के बाद एक ऐसे तरह से इंटीजर्स हम बात करें तो वो, तो आप जब 3 कोई इंटीजर्स का आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा 3 फैक्टोरियल से क्या होता है, डिविजिबल होता है। The product of any 3 consecutive integers is divisible by 3 factorial। कोई भी 3 consecutive आपके पास, consecutive मतलब जैसे 4 5 6 आपने ले लिया, या 7 8 9 आपने ले लिया, 10 11 12 ले लिया, कोई भी 3, उनमें से कोई एक आपका 3 से डिवाइजिबल होता है। देख लो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, कोई ना कोई एक वहां पे डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। बीएससी की बात करते हैं जब बीएससी वगैरह में, तो इन चीजों के प्रूफ वगैरह भी वो आपसे मांग लेता है, तो वो आप एक बार अपनी बुक में देख लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा प्रूफ्स वगैरह पे हम जाएंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। नमस्ते सभी को, नमस्ते। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा यही काम में आने वाला है अपने पास नंबर थ्योरी में, जिसको हम बोलते हैं जीसीडी। पढ़ा आपने पहले भी है, अब थोड़ा सा इसका नाम हमने डरावना सा कर दिया है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। आप कहोगे सर ये क्या है? ये कुछ नहीं है, जो बचपन में आप HCF निकालते थे वो ही है एक्चुअल में, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपके पास कैसे करते थे आप? सर ये कैसे था? जैसे मान लो 30 था, आप करते थे सर 2 × 3 6 × 5 30 हो गया, 12 हो गया सर, 2 × 3 6 × 2 12 हो गया। इन दोनों में जो सबसे कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन कौन से थे सर? ये वाले 2, ये वाले 3, तो ये हो गया सर 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों में आ रहा हो, तो 6 हो जाएगा अपने पास, 6 से बड़ा नहीं मिलेगा अपने पास।
इसको आप HCF बोल देते, अब हम इसको GCD बोल देंगे, कोई डाउट? बड़ा इजी सा है, लेकिन ये GCD हमें बहुत सारी जगह अटका देता है जब हम क्वेश्चन पेपर देते हैं किसके, आपके ग्रुप थ्योरी में जगह जगह काम में आएगा जब पूरी हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। आप जब यहाँ पर नंबर थ्योरी में जब बात करोगे तो डायरेक्ट GCD वगैरह कहाँ पर निकालते हम, नंबर का लास्ट का आपसे लास्ट डिजिट पूछ ली, लास्ट की 2 डिजिट पूछ ली, बहुत सारी चीजें वहां पर काम में आएंगी, तब ये चीजें अपने पास काम में आती है। जो HCF आप निकालते थे, LCM और HCF 2 चीजें आप निकालते थे बचपन में, ठीक है। LCM होता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें क्या करते थे कि ये जो आपके है 2 और 3, इसको तो लिख लिया आपने, अब जो 5 और 2 बच गया उसको और ले लेते थे आप, यानी 2 बार कोई आ रहा है उसको 1 बार ही काउंट आप करते थे। तो ये क्या हो गया अपने पास 6, 30 और 60 इसका क्या हो जाता था LCM, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इन दोनों का। 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, दोनों पे आ रहा है, ठीक है। ये इन दोनों को डिवाइड करता था, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 30 को भी डिवाइड कर रहा है। अब ये चीजें जब मैं आपको थ्योरी में लिखवाऊंगा तो कई सारे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे कि सर ने क्या लिखवा दिया, A डिवाइड B। जब मैं इसी चीज को ऐसे लिखूंगा ना कि आपका GCD ऑफ AB इक्वल्स टू D है, तो ये जो D है वो A को भी डिवाइड करेगा और D जो है आपका B को भी डिवाइड करेगा। तब बहुत सारे ऐसे ऐसे करेंगे कि सर ने ये क्या लिखवा दिया। अब देखो यहाँ पे 30 है, 30 और 12 2 नंबर है, GCD 6 आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। कोई भी आप उठा के देख लो, जितने भी आपके पास एग्जाम्पल आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज को हम अब ऐसे पढ़ेंगे। अब आपकी वो उम्र नहीं रही है कि आप 30 को ऐसे मल्टीपल में तोड़ो, 12 को ऐसे मल्टीपल में तोड़ो, ये सारी चीजें हम इनको इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे। अब थ्योरेटिकल चीजें चलेंगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे और जहां भी डाउट आता है क्लियर करते हुए चलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हेडिंग डाल लो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। लिखो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द, तो आप इसको शॉर्ट में लिखना सीख लो, द GCD ऑफ 2 इंटीजर्स A एंड B। द GCD ऑफ, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। द GCD ऑफ 2, या इसको 2 नॉन जीरो कर लो, ठीक है। द GCD ऑफ 2 नॉन जीरो इंटीजर्स A एंड B is the largest of all कॉमन डिवाइजर्स। नाम में वैसे लिखा हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कॉमन डिवाइजर्स, लार्जेस्ट ऑफ ऑल कॉमन डिवाइजर्स ऑफ A एंड B, ऑफ A एंड B। डिनोट कैसे करेंगे सर? GCD ऑफ A, B, इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। वी डिनोट, अब ये भी तो कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। जो GCD है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, वो भी तो कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। दिस इंटीजर इज डिनोटेड बाय एज GCD ऑफ A, B। ठीक है, इसी चीज को हम थोड़ा सा और तरीके से लिख लेते हैं, और डाल के सेकेंड डेफिनेशन ऐसे लिख लो, लेट A बिलोंग्स टू Z, इंटीजर्स के सेट से हमने 2 ले लिए A और B, एंड B बिलोंग्स टू Z।
साथ में क्या कंडीशन बताई थी अभी अभी, नॉन जीरो विद, दोनों में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, विद ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों ही जीरो हो गए फिर तो क्या ही मल्टीपल निकालोगे। ए इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर of A and B, the greatest common divisor of A and B is the पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देना, पॉजिटिव इंटीजर, जीसीडी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है, चाहे नंबर ए और बी आपके पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन जो जीसीडी है वो आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों सर, भाई मान लो आपके पास कोई नंबर है 12, किस किस से डिवाइड कर सकते हो सर, प्लस माइनस 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, प्लस माइनस 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, प्लस माइनस 3 से, प्लस माइनस 4 से, प्लस माइनस 6 से, प्लस माइनस 12 से, नेगेटिव वालों से भी। लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जब बात ग्रेटेस्ट की आएगी, अगर प्लस माइनस 3 दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट की बात आएगी तो हमेशा आप क्या करोगे, प्लस 3 तो आएगा ना, बड़ा तो, ठीक है। तो इसलिए आपका हमेशा जो है ये पॉजिटिव मिलेगा जीसीडी। इज द पॉजिटिव इंटीजर, कुछ नाम दे देते हैं डी, सच दैट, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अभी अभी जस्ट मैंने बताया भी था आपको, नंबर 1, ये जो डी है वो दोनों को डिवाइड करेगा, पहली बात तो डी डिवाइड्स बी एंड डी डिवाइड्स ए, दोनों को डिवाइड करेगा। सेकंड, अगर कोई सी ए और बी को डिवाइड करता है, अगर कोई सी ए और बी को डिवाइड करता है एंड देन ये जो सी है वो डी को भी डिवाइड करेगा। क्या मतलब हुआ सर इसका, कि ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो कॉमन तो है, डिवाइड कर रहा है मतलब डिवीजर है, पहली चीज, दोनों को कर रहा है मतलब कॉमन डिवीजर है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर चाहिए। तो अगर ये सी डिवाइड कर रहा है तो, और ये आपका जीसीडी वाला है, यानी कि सबसे बड़ा ये है, तो ऑब्वियसली सी बात है फिर इसको भी डिवाइड करेगा, सी डिवाइड्स डी। सी डिवाइड्स डी। नोट डाल के लिख लेंगे, इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 1, कोई दो नंबर हैं उनमें कॉमन डिवीजर सबसे बड़ा 1 ही है, यानी एक 1 ही ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, कॉमन और कोई नहीं है, तो फिर वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रिलेटिवली प्राइम। तो उससे पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे प्राइम की, पहले तो चलो ये नोट ही लिख लो, वी से ए एंड बी आर, वी से ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, या फिर को प्राइम भी इसको हम इनको लिखते हैं, यानी दो ऐसे नंबर जो दो प्राइम नंबर आपस में क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम, क्या को प्राइम भी उनको हम बोलते हैं। प्राइम वगैरह की वैसे डेफिनेशन हम आगे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपको पूछ लिया जाए 10-12, लेट ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 12, जीसीडी निकालो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर फाइंड आउट करो, ठीक है। आगे आगे ऐसा नहीं होगा, आप मैच्योर हो चुके हैं, बीएससी वगैरह कुछ फाइनल ईयर में होंगे, कुछ उससे भी ऊपर होंगे, कुछ हो सकता है जो नेट के लिए देख रहे हैं उन्होंने तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो आप आराम से कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हो कि क्या ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 कर रहा है दोनों को, बिल्कुल कर रहा है सर। 2 के बाद 3 की बात करूं, 3 तो इसको नहीं कर रहा। 4 की बात करूं, 4 इसको नहीं कर रहा।
ठीक है, 5 इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, 6 सबसे बड़ा क्या है अपने पास 2, ठीक है। ऐसे तो -2 भी कर रहा है इनको दोनों को डिवाइड, ठीक है, 1 भी कर रहा है, +-1 +-2 यानी माइनस वाला भी आता है, बट हमें क्या चाहिए ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है। तो जैसे बात करें कि डिविजर्स ऑफ 10 के डिविजर्स कौन कौन से, +-1 दोनों डिवाइड करते हैं, +-2 +-5 और +-10, +10 भी डिवाइड करता है, -10 भी डिवाइड करता है, +5 भी -5 भी। ऐसे अगर मैं बात करूं डिविजर्स ऑफ 12 के कौन कौन से डिविजर हैं, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12, ये सारे नंबर हैं जो 12 को क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। 10 और 12 के जो डिविजर्स हैं उनमें कॉमन कौन सा है, कॉमन डिवाइजर ऑफ 10 एंड 12 कौन कौन से हैं, +-1 +-2, बस, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो पहले तो बात आती है कि कॉमन डिवाइजर्स कौन सा है, फिर बात आती है कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है। अब 4 हो गए, +-1 और +-2, सबसे बड़ा कौन सा है, प्लस का 2, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो ये तो हो गया बच्चों वाला मेथड, आपको इतना बड़ा कि ठीक है लिख दिया, बाकी आपको डायरेक्टली ये चीजें समझ में क्लिक कर जाएगा कि जीसीडी क्या है ना, इतना सब करने की जरूरत है नहीं। ये तो ठीक है, नोट्स के लिए थोड़ा सुंदर सुंदर लगना भी चाहिए कि हाँ कुछ लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से है अपने पास। नोट डालो, जीसीडी इज पॉजिटिव इंटीजर ओनली, पॉजिटिव रहेगा अपने पास, नेगेटिव में नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मान लो नेगेटिव, सर आप कहोगे सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, जैसे -3 मान लो किसी को डिवाइड कर रहा है, जब -3 डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है +3 भी करेगा, तो फिर -3 और +3 में कौन सा बड़ा हुआ, 3 बड़ा हुआ, तो फिर हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस वाला कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो ग्रेटेस्ट चाहिए। जीसीडी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, और ये नहीं है कि आप p/q मतलब उसमें पॉइंट्स में निकाल लो कि सर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, ऐसा नहीं करना है, आपको जो है इंटीजर ही निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर। इसी के साथ एक चीज और लिख लेंगे, ए और बी का जो जीसीडी होता है वो ही जीसीडी आपका -a और b का होता है, वो ही जीसीडी आपका a और -b का होता है, और वो ही जीसीडी आपका -a -b का होता है। ठीक है, सब में कॉमन डिवाइजर आपका जो है सेम रहेगा अगर उस केस की बात करें तो। ये लो डिब्बे में बंद कर दिया, थोड़ा और सुंदर सुंदर लगेगा। अच्छा, जीरो को सारे डिवाइड करते हैं, तो जब आप जीरो के साथ किसी का जीसीडी निकालोगे तो खुद वो ही इंटीजर आ जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, खुद वो ही इंटीजर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, एक छोटा सा करके देख लेते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली इस चीज को हमेशा के लिए याद कर लेंगे। अच्छा, कोई पूछ ले आपसे सर जीसीडी ऑफ 0 0 क्या होगा, ये चलो अभी सोचो तब तक, फिर ये बाद में बताएंगे। पहले मैं आपको वो करवा देता हूं। जैसे मान लो 5 ले लिया और ये ले लिया आपका 0, इन दोनों की बात करते हैं जीसीडी। ठीक है, 0 के डिविजर्स कौन कौन से होंगे भाई? डिविजर का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा हो, और डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर
जो इसके मतलब हम उसको उसके मल्टीपल से 0 बना सकें। ठीक है भाई, आप ये कह रहे हो जैसे 6 = 2 × 3, तो 2 इसका डिवाइजर है, इसका मतलब इस 2 को मैं किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 6 बना सकता हूं, तो वो काम हो जाएगा। तो फिर ऐसा तो आप जैसे 0 है, आपको 0 बनाना है, तो आप क्या करो, इसको 0 से मल्टीप्लाई करवा दो, हो जाएगा आपका काम। यानी 3 इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर ऐसे कहोगे सर 0 भी इसका डिवीजर हो गया ऐसे, तो उस केस में फिर आपका 0/0 वाली फॉर्म जब लेके जाओगे तो वहां पे 3 बन नहीं पाएगा। इसलिए हम 0/0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखते हैं, तो उसका केस हमें नहीं कंसिडर वहां पर करना है। ठीक है, तो 0 के अगर डिवीजर की बात करें, डिवीजर ऑफ 0 क्या हो जाएंगे, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, सारे के सारे डिवाइड करेंगे इसको। तो अच्छा, सेकंड क्या लिया हमने, 5, तो डिवीजर ऑफ 5 को क्या क्या डिवाइड करेगा, +-1, 2 भी नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, +-5, बस यही है, कोई दिक्कत। कॉमन डिवीजर्स कौन कौन से हैं, +-1 और +-5, सबसे बड़ा कौन सा है, प्लस का 5, तो GCD ऑफ 0, 5 क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो सीधा सा आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई यहाँ पे इंटीजर आपको दिया गया है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पर आपका GCD वो खुद वही हो जाए, 0 के साथ जब आप GCD निकालोगे तो खुद वो ही नंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो नोट डाल के लिख भी लेंगे, GCD ऑफ 0, 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि भाई क्या करोगे, आप क्या करते हो भाई, 0 की डिवीजर लिखोगे, फिर यहां जैसे 5 लिखा था तो यहां भी 0 की डिवीजर लिखोगे। अब +-1 सारे के सारे डिवाइड कर रहे हैं, ये भी तो कॉमन भी सारे आ गए। अब सबसे बड़ा कैसे डिसाइड करोगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, नीचे भी ये वाला भी 0 का ले लिया तो ये भी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है वो कैसे डिसाइड करोगे। इस वजह से यहां पर GCD ऑफ 0, 0 डज नॉट एग्जिस्ट अपने पास आ जाता है। GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ कि ये चीज समझ में नहीं आई हो तो अभी बता देना। हो गया यहां तक। जो GCD है वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अगर पहले की चीजें नहीं समझ में आई है तो आगे चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। बिगड़ने का मतलब है कि चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो पहले ही जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर करते हुए चलना, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। GCD मतलब क्लिक करना चाहिए कि हाँ GCD ये प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मल भाई हो सकता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो सारी चीजें किसी को भी ध्यान नहीं रहती, जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है उसको भी ध्यान नहीं होती, बट जो कॉमन चीजें हैं वो आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए। कोई भी वर्ड अगर वहां पे आता है, GCD आता है, तुरंत उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो आपके माइंड में आनी चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को जो है सेट कर सको, उसको देख सको कि एक देखने का नजरिया होता है क्वेश्चन को कि इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो अगर आपको उस वर्ड के बारे में नहीं पता होगा, GCD लिखा हुआ है उसके बारे में नहीं पता होगा, या मान लो आपको GCD यूज करना है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है, तो फिर वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो GCD वो है, वो आपका लीनियर। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ये जैसे आप क्या ये लिखते हो ना AX + BY, इस तरह से लीनियर क्यों कह रहे हैं सर। लीनियर का मतलब है कि इनकी जो x y जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लीनियर वर्ड जब यूज करेंगे तो पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का फॉर्मेट आपका जो GCD है वो बनाता है। और एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर A और B वो नंबर है जिनका GCD आप निकाल रहे हो, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो A और B को जब हम इस कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखते हैं तो जो GCD आपका आता है वो एक्चुअल में सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटा जो पॉजिटिव नंबर बनता है ना इस कॉम्बिनेशन का, वो आता है अपने पास। कैसे सर, अभी देख लेते हैं। फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स,
फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट, हमें क्या मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स s and t, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स s and t such that there exist integers s and t such that GCD of a and b equals to a, अच्छा x y लिख दिया, चलो कोई नहीं st कर देते हैं, as प्लस bt, इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। और साथ में मोरेवर जो GCD ऑफ AB होता है वो आपका इस फॉर्मेट का सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास एग्जाम्स में। इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म, इंटीजर ऑफ द फॉर्म as प्लस bt, इस फॉर्म का सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट तो नेगेटिव में तो आप कितना भी जा सकते हो, पॉजिटिव में सबसे छोटा जो है होता है वो आपका GCD होता है। अब ये चीज आपके काम में आएगी जब हम यूक्लिडियन जो है एल्गोरिदम पढ़ेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिदम जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज काम में आ जाती है अपने पास। कैसे सर, जैसे मान लो आपका GCD हम बात करें 6 और 2 या 4 और 6 ले लेते हैं GCD, ठीक है, क्या आएगा, सबसे बड़ा जो कॉमन डिवाइजर है 1 भी डिवाइड करता है दोनों को, 2 भी करता है, 3 यहां दिक्कत कर गया, 4 अब 4 से ऊपर जाना ही नहीं क्योंकि ये इसका तो आ ही गया, ठीक है। तो बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो कॉमन डिवाइजर है वो आपका क्या है, 2 है, 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, सबसे बड़ा यही है GCD। ये कह रहा है कि इस 2 को, इस GCD ऑफ 4 6 को मैं a यानी कि 4 इंटू एस प्लस b यानी कि 6 इंटू टी की फॉर्मेट में लिख सकता हूं, इस फॉर्मेट में इसको लिख सकता हूं। और ये जो 4s प्लस 60 टाइप का जो आप पैटर्न बना रहे हो उसमें सबसे छोटा जो पॉजिटिव है वो 2 ही है, ये भी ये चीज कह रहा है, करके देख लेते हैं। अच्छा ये बनेगा कहां पर, ये 2 भाई 2 कहां बनेगा, बात करते हैं कि आपको इसको तो माइनस करना पड़ेगा, तो मैं 4 इंटू -1 कर लूं और 6 इंटू 0 कर लूं, सॉरी 6 इंटू 1 कर लेता हूं, तो ये तो प्लस का 6 और माइनस का 4 प्लस का 2 बच जाएगा, लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, सर मैं तो इस फॉर्मेट की और चीजें देखता हूं, मैं इसको कर देता हूं -2 और इसको कर देता हूं 1। अब बताओ क्या बनेगा, ये -8 और +6 यानी कि -2, तो नेगेटिव में चला गया। ये क्या कह रहा था कि इस फॉर्मेट का जो सबसे छोटा जो पॉजिटिव नंबर होगा वो 2 ही होगा जब ये बनेगा। अच्छा मैं बढ़ा के देख लेता हूं, हो सकता है आप, मैं कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आप यहां पर नंबर्स रख के इस जगह और इस जगह नंबर रख के आप 2 से छोटा नंबर नहीं बना सकते पॉजिटिव में, यानी आप 1 नहीं बना सकते। ये इस जो लाइन जो हमने लिखी है उसका मतलब ये है, ठीक है। बना के दिखाओ, जैसे 1 इंटीजर्स रखना है, कुछ भी रखो आप, ठीक है। अगर आपका मान लो GCD कोई नंबर आपके पास ऐसे हैं, सर ये है मेरे पास 6 और 12, GCD आपका आ गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आपका आ गया 6, तो आप 6s प्लस 12t इन s और t की ऐसी वैल्यू आप रखो कि 6 से छोटा पॉजिटिव यानी 5 4 3 2 1 आप नहीं बना सकते। बनेगा तो नेगेटिव में बनेगा या फिर इससे बड़ा बनेगा, इससे छोटा नहीं बनेगा। ये वो लाइन कह रहा है कि GCD जो है इन सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है इस फॉर्मेट का, ठीक है। ये तो आप आराम से बना सकते हो नॉर्मली रख के, जैसे यहां पर आप इसको 1 रख दो और इसको -1 रख दो, तो ये तो -6 बन जाएगा, तो इसको +1 कर दो, इसको माइनस, ठीक है, हो जाएगा। हाँ,
तो ये तो कैसे बना सकते हो, तो ये इस लाइन का मतलब हो गया कि AS प्लस BT टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, और ये लिखेंगे हम बार बार, इस चीज को काम में लेंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कि जो GCD है वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है दोनों उन नंबर्स का। अब अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका 1 बनता है तो फिर A और B आपके क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम भी हम उसको कह सकते हैं। क्यों, कि अभी तो आपने कहा कि इस फॉर्मेट AS प्लस BT इक्वल्स टू GCD, और GCD रिलेटिवली प्राइम है तो उनका GCD क्या आता है 1। भाई दो प्राइम नंबर है, उनमें कॉमन क्या आएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो उनको डिवाइड, प्राइम की डेफिनेशन ये होती है कि प्राइम नंबर कौन सा होता है, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड हो रहा हो, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता हो। यानी आपने दो प्राइम नंबर लिए तो ये भी 1 और खुद से डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 और खुद से डिवाइड हो रहा है, दोनों में कॉमन डिवीजर कौन सा है, सिर्फ 1, ठीक है। तो ऐसा दो कोई नंबर है आपके पास जिनमें कॉमन डिवीजर सिर्फ 1 है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम उनको हम कह सकते हैं। तो इसी में स्टार डाल के दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, इफ A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम, इफ A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम भी आप इसको कह सकते हैं, एक ही बात है। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर S एंड T सच दैट कि 1 इक्वल्स टू AS प्लस BT। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, GCD ऑफ AB लिखा था, तो बात वही है। हमने ये भी तो लिखा था कि अगर दो रिलेटिवली प्राइम नंबर है तो उनका GCD 1 आता है, तो बात वही है। तो एक तरीका तो आपके पास GCD फाइंड आउट करने का ये हो गया, कौन सा, आप A के डिवाइजर लिखिए, B के डिवाइजर लिखिए, थर्ड स्टेप में दोनों के कॉमन डिवाइजर लिखिए, और फोर्थ स्टेप में क्या कर दिए, उन कॉमन डिवाइजर्स में से सबसे बड़ा जो डिवीजर है उसको आप लिख दीजिए। ये एक तरीका हो गया GCD फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिख लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम यूक्लिड जो है लेमा और यूक्लिडियन एल्गोरिदम वगैरह वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, एन इंटीजर n ग्रेटर देन 1 से बड़ा कोई इंटीजर, यानी कि ऑब्वियसली सी बात है पॉजिटिव नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, और 1 को छोड़ दिया हमने, 1 से ग्रेटर देन, इज सेड टू बी प्राइम नंबर, इज सेड टू बी प्राइम नंबर, इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ n हैज एग्जैक्टली, इसके सिर्फ दो ही डिवीजर हों, एक तो ये खुद और एक 1, n हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवीजर, अब नेगेटिव तो डिवाइड करेगा ही, पॉजिटिव डिवीजर्स। अब जैसे 7 है, 7 की बात करें तो 1 भी डिवाइड करता है, प्लस माइनस 7 भी, प्लस माइनस 1 भी, ठीक है, तो 2 से ज्यादा हो गए, 4 हो गए, तो बट बात किसकी करें, पॉजिटिव में अगर हम बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो सिर्फ 2, एक खुद और एक जो है वो 1, ये दोनों ही उसको क्या करें, डिवाइड करें। एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवीजर्स से 1 एंड इटसेल्फ, उसको हम क्या कहेंगे, जो है प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 17 एंड सो 19, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर है वो आपका प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होगा, या फिर प्राइम नंबर होगा, ठीक है, या तो मल्टीपल ऑफ प्राइम्स होगा या फिर खुद प्राइम होगा। कोई भी नंबर आप, जैसे आपने 10 ले लिया,
तो 10 2 और 5 का मल्टीपल है, यानी कि प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है। आपने मान लो 11 ले लिया तो ये तो खुद प्राइम नंबर है। आपने मान लो 13 ले लिया, खुद है। 14 ले लिया तो ये 2 इंटू 7 हो गया, प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है। आपने मान लो 100 ले लिया तो 2 इंटू 5 इंटू 10 हो गया, और 2 इंटू 5 हो गया क्या? ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल अपने पास हो गया। तो कोई भी अगर आपके पास ये जो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो या तो वो खुद प्राइम नंबर होगा या फिर प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होगा, यानी कई सारे प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होकर वो नंबर बन रहा होगा अपने पास। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, कहीं अगर काम में आएगी तो हम इसको देख लेंगे। पहले तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिख ली, इसी के साथ लिख लेंगे को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम भी उसको हम कह सकते हैं। सेकंड लिखेंगे को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। अगर दो इंटीजर्स का जीसीडी आपके पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि उन दोनों में सबसे बड़ा जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 ही है। तो सीधी सी बात है, दो प्राइम ही तो ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी कहा था कि अगर कोई नंबर है तो उसको आप दो प्राइम नंबर्स के फैक्टर में लिख सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी है। ठीक है, प्राइम नंबर्स का फैक्टर होता है, तो या तो वो खुद प्राइम होंगे, दो केस हो सकती है, या फिर प्राइम्स का मल्टीपल होगा। मल्टीपल हुआ तो फिर जीसीडी वहां पे अलग आ जाएगा, तो फिर बचा कौन सा? आपका खुद प्राइम होना। टू इंटीजर्स ए एंड बी, टू इंटीजर्स ए एंड बी, इनको हम क्या कहेंगे? को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम कहेंगे। आर सेड टू बी, टू इंटीजर्स ए एंड बी आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम इफ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1। उन दोनों नंबर्स का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या आ रहा हो? आपका 1 आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 7 ले लो, ठीक है, क्या आ रहा है? 1 जीसीडी। 4 and 7 आर रिलेटिवली प्राइम। अब देखो 4 यहां पे खुद प्राइम नंबर नहीं है, 4 यहां पर खुद प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन कॉमन डिवीजर दोनों का क्या मिल रहा है अपने को? जीसीडी क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। अब यहां पे अलग अलग चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। कोई पूछ ले कि 1 के रिलेटिवली प्राइम कितने इंटीजर होते हैं? 1 के, ठीक है, हाउ मैनी इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम। क्वेश्चन आ सकता है अपने पास, प्राइम टू 1, ठीक है। 1 के रिलेटिवली प्राइम यानी कि 1 के साथ किसी इंटीजर का आप जीसीडी निकालो तो वो 1 ही आना चाहिए। ऐसे कितने होंगे? भाई आप 1 7 ये निकाला आपने जीसीडी, कोई भी नंबर है उसको 1 तो डिवाइड करेगा ही ना, और 1 का इससे बड़ा कोई, 1 के 2 ही डिवीजर है अपने पास, 1 और -1, ठीक है, तो इससे बड़ा मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली सी बात है क्या मिलेगा आपको? हमेशा जीसीडी 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब फिर तो कोई भी इंटीजर ले लो आप, -7 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, -2 ले लिया, कुछ भी ले लिया, 1 के साथ जीसीडी निकाल रहे हो, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और आपने कहा था कि जीसीडी 1 आ रहा है तो दोनों नंबर क्या होंगे? एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू 1। सारे के सारे इंटीजर 1 के रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में हम कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डाल के,
हाउ मैनी इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू -1, तो 1 के हैं तो -1 के भी हो जाएंगे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल इंटीजर्स। अगर पूछ लिया जाए आपसे। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि सर 0 के रिलेटिवली प्राइम नंबर कितने होते हैं? हाउ मैनी इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू 0? How many integers are relatively prime to 0? ये है आपका होमवर्क, सोचना है आपको कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, क्यों होते हैं, बताएंगे। उसके बाद एक डेफिनेशन और लिख लो, ट्विन प्राइम। नहीं समझ में आए तो कल मैं बता दूंगा। ट्विन प्राइम, 2 प्राइम नंबर्स P and P dash, 2 प्राइम नंबर्स P and P dash, P से बड़ा P dash ले लो, P से बड़ा P dash, 2 प्राइम नंबर आपने कोई भी ले ली, इज said to be twin prime, is said to be twin prime if P dash minus P equals to 2। या फिर इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, डिफरेंस 2 हो, जैसे मान लो 2 और 3 प्राइम नंबर है लेकिन डिफरेंस क्या है, 1 है। 3 और 5 दोनों प्राइम है और डिफरेंस कितना है, 2। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितना है, 2। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो, आगे वाले में से पहले वाला माइनस करें, 2 आ रहा हो, तो ऐसे प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम कहलाते हैं। और करके इसी डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं, दैट इज ए ट्विन प्राइम इज ए ट्विन प्राइम is a prime number, a twin prime is a prime number that is either 2 less और या तो 2 कम होगा या फिर 2 ज्यादा होगा, और 2 more than other prime number। देन अनदर प्राइम नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 3 5 हो गए, 5 7 हो गए, और 11 13 हो गए, 17 19 हो गए, एंड सो ऑन। बहुत सारे आप निकाल सकते हैं। कुछ कभी जरूरत पड़ जाए ट्विन प्राइम, कुछ ऐसा वर्ड लिखा आ जाए क्वेश्चन में, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये जो चीज है वो ये होती है, काम आ जाती है। ठीक है, तो ये कल आप लोग मुझे बताएंगे कि कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो 0 के रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ये चीज दिमाग लगाना अपना, और यहाँ तक जो चीजें हमने की है वो इनको एक बार देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं काम में आ जाती है। इससे आगे जो चीजें स्टार्ट होंगी वो साथ के साथ में क्वेश्चन भी आपको करवाता हुआ चलूंगा, और जो वहां पर चीजें रिलेटेड होंगी वो उनको समझते हुए चलेंगे। ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे।